दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो पर मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज जो हम लोग के सामने जो विषय वस्तु है वो है गांधीवादी राजनीति। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि उदारवादी राजनीति देखा, उसके बाद हम लोगों ने उग्रवादी राजनीति देखा, उग्रवादी राजनीति के बाद क्या देखा, क्रांतिकारी राजनीति देखा। ये 1915-16 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी राजनीति की शुरुआत हुई और इसी गांधीवादी राजनीति के तहत अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। आजादी की लड़ाई की सफलता का क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वह निश्चित रूप पर महात्मा गांधी थे और उन्हीं के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह से जो उन्होंने अपने भारत में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अंग्रेजों को अंततः हम लोग को आजादी देनी पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी। चल आज उन्हीं से हम लोग शुरू करेंगे, गांधीवादी राजनीति की बात करेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे उन्होंने किस दिशा में कैसे कैसे किन सिद्धांतों पर किन विचारों पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्थापित किया, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। गांधीवाद अपने आप में विचारधारा है, सत्य और अहिंसा। दो चीजों पर आधारित है। एक सत्याग्रही जो होता है वो सत्य के लिए दृढ़ निश्चयी होता है, वो हर एक गलत चीजों का विरोध करता है, दृढ़ता पूर्वक विरोध करता है। भले ही विरोध कराने के दौरान उसको खुद क्यों नहीं सफर करना पड़े, उसको खुद क्यों नहीं उसको कष्ट उठाना पड़े, दृढ़ करेगा, लेकिन सत्य पर दृढ़ रहेगा, वही सत्याग्रही होता है और अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात मनवाएगा। गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका। जब अब्दुल्ला एंड कंपनी के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो जिसके लिए गए थे उनका काम तो कर दिया, लेकिन वहां पर जो भारतीय लोग थे, भारतीय जो मजदूर थे, भारतीय जो छोटे मोटे व्यापारी वर्ग थे, उन लोग का जीना वहां बहुत मुश्किल था और वहां भी ब्रिटिश सत्ता ही कायम थी। भारत के ही लोगों को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक निर्धारित क्षेत्र में ही रहना पड़ता था। बहुत सारे सड़कें ऐसी होती थी जहां पर उनका जाना मना था, उनको वोटिंग राइट नहीं था, भारतीय लोग को वहां पर वोटिंग राइट नहीं था। उनका जो अपना जो मैरिज सिस्टम होता था, अपनी परंपरा के अनुसार जो शादी व्यवस्था होती थी, वो लीगल नहीं था। आपके साउथ अफ्रीका की सरकार की निगाह में वो इलीगल था। तो वहां भारतीयों पर विभिन्न तरीकों से अत्याचार किया जा रहा था। स्वयं गांधी जी ट्रेन वाली घटना मालूम ही होगी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे, टिकट विकट कटा के बैठे थे, लेकिन उनको अंग्रेजों ने उतार दिया कि तुम भारतीय होकर रात भर इन अंग्रेजों के साथ एक कंपार्टमेंट में एक साथ सो के कैसे जा सकते हो। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में और तब गांधी जी ने वहीं पर रुककर भारतीय लोगों के बेहतरी के लिए प्रयास किया और सत्याग्रह किया और सफल हुए। यह इनका सफल सत्याग्रह हुआ। साउथ अफ्रीका के इस अपने सत्याग्रह के दौरान उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से था।
गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। इनसे इनका निरंतर पत्राचार होता था और गोखले के माध्यम से गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करते रहते थे। गांधी जी जब हिंदुस्तान लौटे थे साउथ अफ्रीका से तो बिल्कुल नए नहीं थे। हाँ, उनको बहुत सारा अभी तक जो कुछ भी कांग्रेस में हुआ था उनके बारे में पूरी जानकारी थी उनके पास। उन्होंने वहां फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। गांधी जी भारत में 1915 में आए, 9 जनवरी 1915, जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान का भ्रमण किया, उन लोगों से मिले, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लोगों के जीवन को, उनकी समस्याओं को, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम। जहां पर इनके अनुयायी यही सत्य एवं अहिंसा की ट्रेनिंग लेते थे। विचार और कर्म एक समान होना चाहिए। लखनऊ अधिवेशन में ही कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी को मिला चंपारण का एक किसान, और उसने चंपारण में किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से आग्रह किया कि चलकर उन लोगों की समस्याओं के लिए एक आंदोलन चलाए। राजकुमार शुक्ला, उस किसान का नाम राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला के ही आग्रह पर गांधी जी अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, महादेव देसाई थे, इन सहयोगियों के साथ चंपारण पहुंचे। चंपारण में जो समस्या थी उसको तिनकठिया प्रथा के नाम से संबोधित किया गया। इसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। आई बात समझ में ना? 1 बीघा में 20 कट्ठा। अगर किसी किसान के पास 1 बीघा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा का वो खेती नील का ही करेगा और सबसे अपने अच्छी जमीन पर करेगा नील की खेती, ताकि उत्पादकता ठीक रहे। जो व्यापारी है, जो कंपनी है, उसके निर्धारित मूल्य पर उसको दे देना होगा, उसको कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं। ये व्यवस्था थी। अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है तो 6 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अगर आपको 3 बीघा खेत है तो 9 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। वही हिसाब रहेगा और अगर नहीं कीजिएगा तो जुर्माना भरिए। और इसी प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने हिंदुस्तान में अपना पहला सत्याग्रह, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानेंगे, शुरू किया। किसानों की तरफ से मुकदमा दायर किया, खुद वकील बने और ग्रामीणों के पक्ष को दृढ़तापूर्वक अंग्रेज सरकार के सामने रखा और तब एक कमेटी बनी। उस कमेटी में गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया गया और अंततः मोतिहारी एरिया में तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी वहां के पिछड़ेपन को देखकर, मोतिहारी के पिछड़ेपन को देखकर भी थोड़ा सा प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहां पर एक विद्यालय की भी स्थापना की थी इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल किया
उनको लगता था कि फैक्ट्री के मालिक बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का वेतन वृद्धि वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो वेतन वृद्धि को मांग को लेकर ये लोगों ने कार्य किया। इन लोगों ने भी गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने नेतृत्व किया और अंत में 35% आपका वेतन वृद्धि का समझौता बना मिल मालिकों के बीच में और मजदूरों के बीच में। 1918 में ही खैरा में हुआ। खैरा में भी गांधी जी ने एक आंदोलन किया वहां के किसानों के लिए। उनका किसी किन्हीं कारणों से फसल नहीं हो पाया था और इसलिए वो लोग अदा देने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी ने उन लोगों को भी नेतृत्व प्रदान किया और क्या किया था, आगे कुछ कम कर दिया। चंपारण, अहमदाबाद और खैरा, इन तीनों छोटी मोटी आंदोलन ने गांधी जी को एक नेता के रूप में भारतवर्ष में स्थापित कर दिया। हाँ। अब गांधी जी क्षेत्रीय आंदोलनों से आगे बढ़कर जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने रोड एक्ट जारी किया, जब बहुत सारी क्रांतिकारी आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी तो मतलब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, रोलट कमेटी, ठीक, और उसको ये रिकमेंड करने के लिए कहा था कि आप बतलाइए कि आतंकवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो उसी ने रिकमेंड किया कि पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि शक पर के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो प्रोसेस, वो कन्विक्शन, ट्रायल, उस सब के बाद फिर नहीं, पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि विदाउट कन्विक्शन, विदाउट ट्रायल, पुलिस को अगर लगता है कि आदमी मतलब है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाए। हमारे नेताओं को समझते देर नहीं लगी, रोलट एक्ट पारित हो गया। मार्च 1919 में रोलट कानून पारित कर दिया गया। तो रोलट कानून लागू हो गया। इसको काला कानून कहा गया, इसको काला कानून कहा गया और सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रता पर यह प्रहार था। नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा सीधा प्रहार था। सबने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूर हक, इन लोगों ने काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया इस रोलट कानून के विरोध में। लगभग सभी लोगों ने इसका विरोध किया। इसी रोलट कानून के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके सदस्यों ने रोलट कानून को मानने से इनकार किया। बोला हम लोग रोलट कानून नहीं मानेंगे, बदले में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तार करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ एक अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का आयोजन किया, ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक, हाँ, पहला प्रयास था हड़ताल, अखिल भारतीय हड़ताल। कोई अपने काम पे नहीं जाएगा, सब घर बैठे, हड़ताल, पूरा व्यवस्था को ठप कर देने का। पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल चल रहा था, धरना प्रदर्शन का दौर चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हो गया। राजनीतिक गतिविधियों की वजह से अमृतसर का राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्म था। सरकार ने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया था। अमृतसर के लोगों ने इसका विरोध किया था और वो लोग मतलब जुलूस लेकर जा रहे थे कि पुलिस को पूछेंगे कहा गिरफ्तार किया, छोड़ो, दबाव बनाएंगे। और इसी के लिए उन लोगों ने एक आम सभा का आयोजन किया था जलियांवाला बाग में।
उस दिन अमृतसर में बैसाखी मेला भी था, बहुत सारे आसपास के गांव से लोग आए हुए थे मेला के चक्कर में अमृतसर। उन लोगों को भी लगा कि सम्मेलन हो रहा है, नेताओं को देखने के इंटरेस्ट में वो लोग भी उसमें, मतलब अच्छी खासी भीड़ हो गई आपके जलियांवाला बाग में। और जब ये खबर पुलिस को मिली तो वहाँ का अमृतसर का पुलिस कप्तान जनरल डायर, नाम तो सुना ही होगा, वहाँ पहुँचा। अब बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई वार्निंग दिए एकदम कत्लेआम कर दिया। 1000 से 1500 लोग इसमें मारे गए। और ये जलियांवाला बाग कांड जो था अपने आप में मतलब टर्निंग पॉइंट रहा। अच्छा, एक दौर ये चीज और भी पृष्ठभूमि में हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये दौर प्रथम विश्व युद्ध का है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अमृतसर कांड के बाद, जलियांवाला कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपना नाइटहुड का जो सम्मान मिला था वो लौटा दिया था। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार के हाथ से कोई भी पुरस्कार ग्रहण करने में हमें शर्म आती है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार हमारे निहत्थे लोगों को कत्लेआम कर रही है और दूसरी तरफ हम लोग को पुरस्कृत कर रही है, इसे लौटा दिया। इसके पहले, जलियांवाला कांड से पहले गांधी जी भी थोड़ा सा आशान्वित थे। उनको भी लगता था कि 1914 से लेकर 1918 तक का जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति के बाद अंग्रेज कुछ हम लोग के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। और इसीलिए वर्चुअली प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी भी अंग्रेजों के मददगार बने थे और उनका रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। बहुत लोगों को सैनिक बनने के लिए प्रेरित किया था ताकि वो प्रथम विश्व युद्ध में जा सके और ब्रिटेन की तरफ से लड़ सके। नहीं, और इसलिए उनको केसरे हिंद का टाइटल भी मिला हुआ था गांधी जी को। लेकिन जलियांवाला बाग कांड ने भी गांधी जी की आंखें खोल दी और उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी ने एक नए आंदोलन, बड़े आंदोलन की, एक बड़ा जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने शुरू की थी। मौका दिया इसको खिलाफत ने, खिलाफत आंदोलन है। और इसी खिलाफत आंदोलन का बड़ा और विस्तृत रूप जो था वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध में जिस गुट में तुर्की था उस गुट में ब्रिटेन नहीं था। तुर्की ब्रिटेन के विरोधी गुट का सदस्य था। ये जर्मनी इटली के साथ था। तो युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ने तुर्की को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, कई टुकड़ों में बांट दिया। और खलीफा के वो खत्म कर दिया। एक खलीफा का जो कॉन्सेप्ट था, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा, तो वो जो कॉन्सेप्ट उसको ब्रिटेन ने समाप्त किया। इस वजह से दुनिया भर के मुस्लिमों को एक रिएक्शन हुआ, दुनिया भर के मुसलमानों में। चूंकि थोड़ा सा खलीफा से उन लोगों का एक धार्मिक लगाव था, एक भावनात्मक लगाव था, और इसीलिए इन लोगों ने ब्रिटिश के इन नीतियों को विरोध करने के लिए अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की। अखिल भारतीय खिलाफत समिति 1919 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। गांधी जी और तिलक दोनों को लगता था हाँ ये एक अच्छा मौका है, खिलाफत आंदोलन को बड़ा और विस्तृत करके बाकी सब चीजों को जोड़कर हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और खिलाफत समिति में अली बंधुओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये आपके थे मोहम्मद अली,
मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु के नाम से जाने जाते थे। तो गांधी जी और अली बंधुओं के इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने ब्रिटिश का तुर्की के प्रति जो नीति था उसके विरोध में जगह जगह पर जनसभाएं आयोजित करनी शुरू की। खिलाफत समिति के द्वारा चलाया गया जन आंदोलन जब जनमानस में थोड़ा बहुत उतरने लगा, तब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा और कलकत्ता के विदेश अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद फिर आया नागपुर अधिवेशन 1920 में, जो नॉर्मल सेशन होता था दिसंबर वाला। और नागपुर में पूरी तरह असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला व्यापक जन आंदोलन था जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कह रहे हैं। यह 2 वर्ष चला। असहयोग का विचारधारा, असहयोग का मतलब है सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने कहा लोगों से कि जिस ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं वो ब्रिटिश व्यवस्था को हम ही लोग चला भी तो रहे हैं ना। ब्रिटिश में सैनिक कौन लोग हैं? भारतीय है। ब्रिटिश रेलवे सिस्टम में एम्प्लॉयज कौन लोग हैं? मैक्सिमम भारतीय। ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम चल रहा है, उसमें एम्प्लॉय कौन है ज़्यादा? ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेजेस है, उसमें शिक्षक विद्यार्थी कौन है? तो कहीं न कहीं ब्रिटिश की जो व्यवस्था है उसको तो हम ही लोग तो चल रहे हैं ना, हमें सबको सहयोग कर रहे हैं हम। तो अब क्या करना है? असहयोग करना है। ठीक, अब करना क्या है? असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है। जो जो इस काम में सहयोग करता था उस काम को सहयोग करना छोड़ देगा। और इसलिए पहली बार सहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों ने आपका ये छोड़ दिया, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लुक्रेटिव प्रैक्टिस। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वगैरह सबने बहुत अच्छी आई थी उन लोगों की, अपने प्रैक्टिस से छोड़ दिया उन लोगों ने। छात्रों ने, शिक्षकों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और आंदोलन में आ गए। गांधी जी ने कहा भी था कि अगर आंदोलन सही ढंग से चला तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। नहीं, ये बात लोगों को और ज्यादा मोटिवेटेड की और पूरा आंदोलन चला। और इसी आंदोलन में एक चीज और सामने आई कि बहिष्कार की नीति, बहिष्कार की नीति, बहिष्कार की नीति, बहिष्कार की नीति। ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विशेषकर कपड़े का बहिष्कार। आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यही थी, कपड़ा ही था, इसलिए कपड़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और पहली बार उसके विकल्प के रूप में खादी को पेश किया गया, खादी को पेश किया गया। और इसी आंदोलन से खादी जो है अब वो राष्ट्रीय मतलब वस्त्र बन गई खादी। जो खाकी पहन रहा है, खादी पहन रहा है ना, वो खादी जो पहन रहा है वो मतलब है कि वो राष्ट्रवादी है, मतलब वो कांग्रेस का मेंबर है, मतलब एक पहचान हो गई। आप खादी पहन के, आपको अपनी पहचान दिखानी है, खादी पहन के घूम जाए, लोग समझ जाएंगे, घर वाला समझ जाए, सब समझ जाएगा कि आप हाँ कांग्रेसी हो गए हैं, आप ब्रिटिश सरकार के विरोधी हो गए हैं, आप कहा तो खादी पहनने लगे। तो खादी को एक नेशनल ड्रेस के रूप में, एक सवाल गांधी जी के सामने आया था, तो उसमें एक युवक ने कहा कि गांधी जी आप कहते हैं कि खादी पहनो, खादी पहनो, खादी पहनो, खादी तो महंगा है। तो गांधी जी बोले मत पहनो। तो हंसी की बात हुई ना। हाँ, तो गांधी जी ने कहा कि हाँ मत पहनो, और गांधी जी ने अपना कुर्ता उतारकर उनको उस युवक को दे दिया, बोला इसको पहनो, जब तक ये रहेगा तब तक पहनना, जब ये फट जाएगा उसके बाद से कुर्ता मत पहनना। और आज के बाद से हम भी कुर्ता नहीं पहनेंगे। कभी कोई फोटो तस्वीर गांधी जी की कुर्ते में देखी है? किस तरह? कहीं? बस लंगोटी,
खाली लंगोटी ना, आजाद आजाद चादर जाड़े के समय में, बोले इसको इसको अपनी जरूरतों को कम करके पूरा करो ना। अब खादी का हमको कुर्ता चाहिए तो हमको 2-4 सेट चाहिए, नहीं, हाँ, 1-8 सेट से नहीं काम चलेगा, तो वो नहीं, कम करो। चरखा चलाना सीखो, अपना जरूरत का कपड़ा अपने बुन लो, जैसे गांधी जी बुन लेते थे, अपना 2 लंगोटी 2 गमछी अपने निकाल लेते थे, 1 चादर साल भर में अपना बना लेते थे गांधी जी। चरखा चलाते थे ना गांधी जी, हाँ, तो चरखा का मतलब था, वो प्रतीक नहीं था, उसको उपयोग करते थे गांधी जी, उसी चरखे से अपना वो वस्त्र बनाते थे, और यही चाहते थे वो। तो विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके उसके जगह पर खादी। इसी आंदोलन के बाद 2 चीजें हुई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सही मायने में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई। कांग्रेस के इस आंदोलन में, गांधी जी के इस आंदोलन में भारतवर्ष के सभी हिस्से के लोगों ने भाग लिया, और सही मायने में कांग्रेस एकदम राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई। और खादी उसका राष्ट्रीयता का प्रतीक हो गया, खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक हो गया। कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए इसकी सदस्यता शुल्क को 4 आना वार्षिक कर दी गई। 4 आना वार्षिक आपको शुल्क देना है, आप कांग्रेस के सदस्य बन गए, और आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। हालांकि बाद में उसको 18 साल कर दिया गया, 1921 में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। 18 साल से ऊपर के कोई भी युवक 4 आना सालाना देके कांग्रेस की सदस्यता ले सकता था, और उस सदस्यों के सहयोग से पूरी पार्टी चलती थी, पार्टी की आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक जरूरतें पूरी की जाती थी। असहयोग आंदोलन अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान, असहयोग आंदोलन के ही दौरान आपका पंजाब में एक आंदोलन चला, गुरुद्वारा आंदोलन, जिसको कहते हैं अकाली आंदोलन। अमृतसर में अकाली आंदोलन चला, इसी असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर। क्यों? तो गुरुद्वारा को भ्रष्ट महंतों के हाथ से निकालना था, उसके चंगुल से निकालना था। अपने कर्तव्यों को भूलकर महंत लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर लोगों का शोषण ही करने लगे थे। कि अकाली आंदोलन चला, और अंत में पुराना भ्रष्ट आपका महंत पद्धति को हटाकर एक लोकतांत्रिक पद्धति कायम की गई, लोकतांत्रिक पद्धति कायम की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का गठन हुआ, और इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से गुरुद्वाराओं के मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई। इसी काल में आपका केरल में मोगला विद्रोह भी हुआ, 1921 में ही आपका, जहां मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ, हिंदू जमींदार थे और मुस्लिम किसान थे, के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि बाद में यह थोड़ा सा सांप्रदायिक हो गया, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने इससे अपना संपर्क समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला, पूरा आंदोलन अहिंसक रहा, लेकिन फरवरी महीने में 1922 में, क्या 5 फरवरी था ना? 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा एक जगह था गोरखपुर जिले में, और यहां पर लगभग 3000 लोगों की भीड़ थी। आंदोलन करके वापस लौट रही थी, उत्साहित थी। और चौरी चौरा का एक वहां पर पुलिस पोस्ट था, उसके पुलिस से झड़प हो गई, गोली चल गई, एक आंदोलनकारी मारा गया। और गुस्से में आकर पूरा समूह ने आग जला दिया और 22 पुलिस कर्मियों पर, उस पोस्ट पर जितने भी पुलिस थे सभी को जिंदा जला दिया। और यही एक अहिंसक घटना भारत में चौरा चौरी कांड के नाम से जानी गई। आपने एक हिंसक घटना थी। जैसे ही हिंसक घटना घटी, गांधी जी ने बरदोली में बैठक बुलाई और बरदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।
हालांकि गांधी जी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना हुई। हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से दबे हुए स्वर में से सही, हाँ, लेकिन गांधी जी के इस नीति की आलोचना की। हाँ, लेकिन गांधी जी एज ए लीडर, गांधी जी ने ये समझना शुरू कर दिया था कि आंदोलन तो ठीक है, लेकिन अब वो आंदोलन में जोश और उत्साह नहीं है जो 1920 में था, 21 के शुरुआती वर्षों में था। क्योंकि आंदोलन में भाग लेकर सभी वर्ग जो थे वो आर्थिक दबाव में आ गए थे। वकील साहब ने ठीक है अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, लेकिन अब घर कैसे चलेगा? 4 महीना 6 महीना चलिए जमा पैसा था, कुछ चला, लेकिन उसके बाद नहीं। छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, पढ़ाई बाधित हो रहा है उसका। कितना दिन माँ बाप भी देखेगा, 6 महीना से साल भर से बैठा हुआ है, पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, आई बस कर रहा। तो धीरे धीरे कहा जाता था कि वो समर्थन थोड़ा सा कमजोर होने लगा, और इसीलिए गांधी जी एज ए लीडर ने इस बात को समझ लिया, और इसलिए गांधी जी ने एकदम कमजोर होते हुए असहयोग आंदोलन को, उसका सम्मान को बचाते हुए चोरी चोरा का बहाना लेकर आंदोलन को स्थगित कर दिया। नहीं, आंदोलन तो कुछ दिन आगे 6 महीने साल भर आगे चलने के बाद स्वतः समाप्त होना ही था, लेकिन गांधी जी ने अपना एक समझदारी का परिचय देते हुए बस उसको बहाना बनाकर, और साथ ही साथ इसी के बाद अहिंसा का सिद्धांत तो गांधीयन राजनीति में स्थापित ही हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया भारत में पहला जन आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर पर पहला। ये आपका वो जो हमारा स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब जो था, जो बंग भंग के खिलाफ हमारा आंदोलन हुआ था ना, उसको भी हम लोगों ने जन आंदोलन कहा था ना। हाँ, लेकिन उसका दायरा इतना व्यापक नहीं था जितना कि इसका था। हाँ, सही मायने में ऑल इंडिया आंदोलन, पहली बार ऑल इंडिया आंदोलन, एक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका कहा जाता है। चलो बस इतना ही, आज असहयोग आंदोलन समाप्त किए। अब असहयोग आंदोलन के बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीति और संविधान आंदोलन तक, उसके बाद फिर बाद की राजनीति भारत छोड़ो आंदोलन तक, और फिर हम लोग 15 अगस्त 1947 को देश को अपना आज़ाद करा देंगे, है कि नहीं? चलो ठीक, बस। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम लोगों के बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।